जोहार दोस्तों, झारखंड पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम लोग देखेंगे। बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो बलदेव जो है वो खटकते हैं। तो किनको खटकते हैं? लीलाधर जुगड़ी को। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय। इनकी और रचनाएं हैं एक पुरुष और, दूसरा राग और पुनर्वास का दंड। इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रयाग राम गमन के लेखक कौन है? प्रयाग में अगर राम का गमन होगा तो वहाँ के लोग प्रेम के धन से भर जाएंगे। प्रयाग में राम का गमन होगा तो वहाँ के लोग प्रेम के धन से भर जाएंगे। तो प्रेम धन, इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मधु मालती के रचनाकार कौन है? तो मधु और मालती दोनों क्या कर रहे हैं? बर्तन मांज रहे हैं। मधु मालती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मंजन। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक हो जाएंगे कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इनकी अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आमने सामने और कोई दूसरा नहीं। तो नारायण भगवान क्या करते हैं? चक्रव्यूह की रचना करते हैं। बोलते हैं इस परिवेश में हम और तुम आमने सामने रहेंगे, ऐसा नारायण भगवान बोल रहे, और बोलते और दूसरा कोई नहीं रहेगा। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? जो लोग धर्म से वीर होते हैं वे ठंडा लोहा को भी क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो ठंडा लोहा के रचनाकार हो जाएंगे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं अंधा युग, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। ये सभी किनकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की। किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, मंगल घट और नहुस। शिव साधना नाटक। शिव साधना नाटक किनका है? तो शिव की साधना कौन कर रहे हैं? तो शिव की साधना जो है वो हरिकृष्ण कर रहे हैं, हरिकृष्ण प्रेमी। शिव की साधना कौन करेंगे? हरिकृष्ण प्रेमी करेंगे। अगला प्रश्न है जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाओं को हमने ट्रिक्स के माध्यम से देखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। अपराजिता के लेखक कौन है? तो कौन है जो कभी पराजित नहीं होते हैं? तो अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये जो है वो प्रेम और रोमांस के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुलिका, किरण बेदा, करील, लाल चुनर, वसंत के बादल और विराम चिन्ह। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अज्ञेय जी। अज्ञेय जो है वो सागर मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनकी ये जो अज्ञेय जो है वो तार सप्तक की क्या है? प्रवर्तक है। इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय आदि अज्ञेय की रचनाएं हैं। उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे इंसा अल्लाह खां। उदयभान, तो उदय का भान हो रहा है ऐसा कौन बोलते हैं? इंसा अल्लाह खां बोलते हैं। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। लल्लू जो है वो प्रेम की सागर में डूबा हुआ है। सदल मिश्र, नाचिकेतोपाख्यान, सदा सुख लाल, तो सदा सुखी कौन रहेगा? जो सुख के सागर में डूबा हुआ रहेगा। तो सदा सुख लाल की रचना का नाम क्या है? सुख सागर। आधा गांव उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आधा गांव उपन्यास के रचनाकार है राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास जो है, इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी को वो क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं।
अमन का राग के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। बहादुर लोग जो है वो अमन का राग गाते हैं। रूपाण के संपादक कौन है? तो रूपाण के संपादक हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। और रूपाण का प्रकाशन ये संपादक कब रहे हैं? तो 1938 ईस्वी में। रूपाण जो है वो प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु उसमें प्रगतिवादी शब्द जो है वो कहीं नहीं आया है। माटी की मूर्तें की विधा क्या है? तो माटी की मूर्तें जो है वो संस्मरण है। और किनकी संस्मरण है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो राम भगवान जो है वो पूरी खाना चाहते हैं और लाल तारा को देख देख के वो बोलते हैं कि लाल तारा को देख देख कर मैं क्या करूँगा? पूरी खाऊंगा। और पूरी खाने के लिए क्या चाहिए? गेहूँ और गुलाब चाहिए। और गेहूँ को क्या करवाना होगा? तो मील के पत्थर में पिसवाना होगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं हो जाएगी लाल तारा, गेहूँ और गुलाब और मील के पत्थर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो उन्होंने परीक्षा गुरु को क्या किया है? पहला उपन्यास माना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। तो परीक्षा हम लोग कहाँ देंगे? अपने निवास पर देंगे। तो श्रीनिवास दास। देवरानी जेठानी की कहानी यह 1870 में प्रकाशित हुई थी। और इनके रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त। देवरानी और जेठानी दोनों कैसे रंग की है? तो गौर रंग की है, तो गौरी। भाग्यवती 1877। अगर हम साथ साथ रहेंगे तो भाग्य हमारा अच्छा रहेगा और राम के प्रति हम लोग को श्रद्धा रखनी चाहिए, तब भाग्य अच्छा रहेगा। तो भाग्यवती 1877 श्रद्धा राम फुलौरी। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में। और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो नए नए ब्रह्मचारी बने हैं कौन? बालकृष्ण। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? तो आनंदी लाल शर्मा जी। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो ये क्या है? जीवन वृत्त है। और इसके लेखक कौन है? गोकुल नाथ। तो गोकुल में 84 लोग रहते हैं और 200 लोग रहते हैं। ये क्या है? जीवन वृत्त है। और इसमें कृष्ण भक्त कवियों की जीवन वृत्त लिखी गई है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इनकी कुछ रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये इनकी काव्य संग्रह है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये सभी क्या हैं? ललित निबंधकार है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है ये विचार प्रधान निबंधकार है। इनकी विचार विधि जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी, बाद में यह चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुई। बामन दास इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बामन दास जो हैं वो मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। और ये बामन दास जो है वो गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैला आंचल किनकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूं और क्या याद करूं जो है वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनकी उर्वशी रचना जो कि 1961 ईस्वी में लिखी गई है, उनके लिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उर्वशी जो एक प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना उर्वशी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा यह क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह एक उपन्यास है। किनकी उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कवि वचन सुधा क्या थी? तो कवि वचन सुधा क्या है? एक पत्रिका है।
और इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कवि वचन सुधा जो है वो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी के 5 साल बाद अर्थात 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ और फिर बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो कब किया था उन्होंने? 1903 ईस्वी में। 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 29वें नंबर प्रश्न में एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का बी का 1, बी का 1 हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1936 ईस्वी है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद जो है उनकी प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान है और उनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपा कांड। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो 1903 ईस्वी में क्या बने थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसा दा तासी है और इनकी रचना जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। इनकी रचना का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी। इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो 1889 ईस्वी में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 1847 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा जो है वो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्होंने भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो उन्होंने राजा भुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नवीन रिपोताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो नवीन रिपोताज की परंपरा का आरंभ लक्ष्मीपुरा रचना से प्रारंभ होती है, जिसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो हम लोग देखेंगे कुंभन दास, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। नंददास, परमानंद दास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन सुंदर दास जो है वो संत काव्य परंपरा के कवि हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अज्ञेय की किस कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावों में कितनी बार, 1978 ईस्वी में इस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। उनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। इन्होंने ठेठ अवधी
ठेठ अवधि में इन्होंने अपनी रचनाएं की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परख उपन्यास में विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। इसमें जैनेंद्र प्रेम व विवाह को दो भिन्न और समानांतर स्थितियों में स्वीकार करते हैं। दूसरा ऑप्शन है झरोखे उपन्यास के लेखक जैनेंद्र है। तो जैनेंद्र की रचनाओं को हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि जैनेंद्र ने परख कर सुनीता से विवाह किया, फिर भी उसको त्यागपत्र दे दिए। आप उस ट्रिक्स वाले वीडियो को देख लेंगे। तो इसमें ए जो है वह बिल्कुल सही है। झरोखे उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। झरोखे को सहन करने की शक्ति भीष्म में नहीं थी, तो भीष्म साहनी झरोखे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्राचीन कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। दूसरा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर प्रकाशन वर्ष या कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहली कहानी कौन सी हो जाएगी? रानी केतकी की कहानी, क्योंकि उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1803 या फिर कहीं कहीं 1808 भी लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां। और एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो 1901 ईस्वी में लिखी गई थी और यह माधवराज सप्रे की रचना है, जो कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कहानी दिया हुआ है और इधर उनके लेखक। एक जमींदार का दृष्टांत। तो जमींदार जो है वो अपने घर में बहुत टन अनाज रखता है। एक जमींदार अपने घर में बहुत टन अनाज रखता है। तो एक जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन। राजा भोज का सपना एक राजा ही पूरा करेगा। तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो अपूर्व स्वप्न किसने देखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये तो गलत हो गया। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो केवल बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माधव सप्रे द्वारा लिखी गई है। यह सन 1900 में लिखी गई है। शुक्ल जी का मानना है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बंगला रचना के अनुकरण पर लिखी गई है। तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? इंदुमती कहानी जो है यह माधवराज सप्रे के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह किन के द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। इंदु जो है वो अभी किशोरी है, तो इंदु किशोरी, किशोरी लाल गोस्वामी। माधवराज सप्रे की क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी है। इंदुमती कहानी जो है वो सन 1901 ईस्वी में लिखी गई है, जो कि सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। तो पहला और दूसरा गलत हो गया है। इसमें तीसरा सही है। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इंदुमती कहानी जो है वह शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित है, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? बंगला भाषा में। तो इसमें से केवल 3 सही हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 11 वर्ष का समय, ढुलाई वाली और उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय जो कहानी है वह किनके द्वारा लिखी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और ढुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। और उसने कहा था वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा? केवल तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन सी केवल 3 सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने केवल 3 रचनाएं लिखकर ही रचना जगत में अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया था। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और एक कोई उनकी रचना है सुखमय जीवन। तो उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा की 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद अपनी कथा यात्रा के प्रथम चरण में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से प्रेरित थे। सन 1925 ईस्वी के आसपास
प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ के सघन व नंगे रूप को दिखाने लगे थे। तो इसमें से जो दोनों ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद प्रारंभ में क्या करते थे, आदर्शवादी रचनाएं लिखते थे, फिर बाद में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हुए और 1925 ईस्वी के आसपास से प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ के सघन व नंगे रूप को दिखाने लगे थे। इसलिए ऑप्शन सी मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अलग्योजा, जो कि मानसरोवर भाग 1 जो प्रेमचंद की कहानी संग्रह है उसमें ये हम लोग को पढ़ना है। अलग्योजा कहानी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रेमचंद का आदर्शवाद नजर आता है। इसमें निहित है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है। तो कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें दोनों कथन सही है। इसमें प्रेमचंद का आदर्शवाद नजर आता है उन्होंने इस कहानी में दिखाया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा जो है वह संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है। अगला प्रश्न में है, पूस की रात कहानी में हल्कू किसान के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और घीसू व माधव पूस की रात के अन्य दो चरित्र है। ये दोनों कहानियाँ किनकी है, प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। और इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो पूस की रात कहानी में हल्कू किसान के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और अंत में वो क्या करते हैं, जब उनको पता होता है कि कोई गाय आकर मेरी सारी फसल को खा रही है, फिर भी वह ठंड के कारण उठ नहीं पाते हैं। और इनके साथ जो इनका कुत्ता रहता है उनका नाम क्या रहता है, जबरा। और घीसू और माधव जो है वो कौन से कहानी के पात्र हैं, तो ये कफन कहानी के पात्र हैं। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी लिखा हुआ है इधर, लेखक ताई कहानी जैनेन्द्र की है, हार की जीत सुदर्शन, जानवी विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो ताई कहानी के लेखक कौन है, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। ताई जो होती है उसको विश्व का सारा ज्ञान होता है। हार की जीत सुदर्शन, हार की जीत के बारे में दूरदर्शन में दिखाया जाता है। जानवी जो है वो जैनेन्द्र के साथ रहती है। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल दो सही है। हार की जीत जो रचना है वो किनकी है, सुदर्शन की है। ताई को पूरे विश्व का ज्ञान होता है। जानवी जैनेन्द्र के साथ रहती है। हार की जीत के बारे में हम लोग दूरदर्शन में देखेंगे। अगला प्रश्न है, कहानीकार अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। तो अज्ञेय जिनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनकी सबसे पहली कहानी संग्रह का नाम है त्रिपिटका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। एक तरफ कहानी है और इधर उनके विषय दिए गए हैं, इनका सही मिलान पूछा है। मेजर चौधरी की वापसी, इसमें क्या मध्य वर्ग के सामाजिक पक्ष का चित्रण किया गया है। परंपरा, ये कहानी संग्रह है। व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म, पुलिस की सिटी में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें केवल बी सही है, अर्थात पुलिस की सीटी से क्रांतिकारी लोग नहीं डरते। पुलिस की सीटी से क्रांतिकारी लोग नहीं डरते, ये केवल सही हो जाएगा। तो मेजर चौधरी की वापसी, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विवरण है। इसमें मेजर चौधरी जो है वो क्या करते हैं, व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म चित्रण करते हैं। परंपरा में क्या है, मध्य वर्ग के सामाजिक पक्ष का वर्णन है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रत्यावलोकन शैली, पत्र शैली, प्रतीकात्मक भाषा, बिंबात्मक भाषा। उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी अज्ञेय की कहानियों में मिलती है।
मतलब इन विशेषताओं में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अज्ञेय की कहानियों में देखी जा सकती है। तो अज्ञेय की कहानियों में ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अर्थात अज्ञेय की कहानियों में प्रत्यावलोकन शैली भी होता है, पत्र शैली भी होती है, प्रतीकात्मक भाषा है, बिंबात्मक भाषा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कहानी या फिर कहानी संग्रह और इधर लेखक। दो कब्रें प्रेमचंद दिया हुआ है, ममता जयशंकर प्रसाद, कोठरी की बात जैनेन्द्र, नशा अज्ञेय। तो इनमें से कौन कौन सा सही मिलान है। दो कब्रें के बारे में कौन बताते हैं, तो प्रेमचंद जो है वो बता रहे हैं कि दो कब्र वहाँ पर है। ममता जयशंकर प्रसाद, शंकर के प्रसाद खाते ही लोगों में ममता उमड़ पड़ती है। कोठरी की बात कौन जानेंगे, तो कोठरी की बात अज्ञेय को पता है। ये कोठरी की बात एक गुप्त बात है जो सिर्फ अज्ञेय को पता है। नशा में कौन रहते हैं, तो जैनेन्द्र रहते हैं। तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। घास वाली कहानी क्या प्रेमचंद की है, ममता प्रसाद, व्रतभंग अज्ञेय, होली बोन की बत्तखें जयशंकर प्रसाद। तो घास वाली आप लोगों को पता है कि मानसरोवर भाग 1 में घास वाली कहानी हम लोगों को पढ़ना है, तो ये प्रेमचंद बिल्कुल सही है। ममता अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शंकर के प्रसाद को खाते ही लोगों में ममता उमड़ पड़ती है। उसके बाद व्रतभंग, तो यह किनकी रचना है, व्रतभंग जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो व्रत को हम लोग भंग कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रसाद खाते हैं तब क्या करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे। व्रत भंग किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। होली बोन की बत्तखें, तो बत्तखें किनके पास है, अज्ञेय की। वो भी कहाँ की, होली बोन की बत्तखें अज्ञेय के पास है। तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फ्रांस के एक एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है। अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके केंद्रीय विषय हैं। यौन विकृतियां भी व्यापक रूप से इसमें दिखाई देती है। तो क्या कहानी की ये जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तो कौन कौन सा सत्य होगा, ये सभी जो कथन दिए गए हैं कहानी के बारे में वो सभी सही है। तो यह फ्रांस के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है। अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके केंद्रीय विषय हैं। और इसकी कुछ प्रमुख कहानी है, झाड़ी, कटघरे, रीछ, ये कहानी के आंदोलन की कुछ प्रमुख कहानी है। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानांतर कहानी ने समय के सत्य को ही कहानी का कथ्य बनाया है। इस आंदोलन ने शिल्प को अतिशय महत्व दिया है। तो समानांतर कहानी के विषय में कौन से कथन इसमें सही हो जाएंगे, तो समानांतर कहानी ने समय के सत्य को ही कहानी का कथ्य बनाया है, यह कथन बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंदोलन ने शिल्प को कोई महत्व नहीं दिया है। इसमें क्या बताया है कि इस आंदोलन ने शिल्प को अतिशय महत्व दिया है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसने शिल्प को कोई महत्व नहीं दिया है। तो समानांतर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल एक, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुस्से में आदमी के लेखक जवाहर सिंह, जलते हुए डैने आशीष सिन्हा, आदमी हिमांशु जोशी। तो निम्न में से किस कहानी और उसके लेखक का जो मिलान है वह सही है। तो गुस्से में आदमी तो कौन हो जाएंगे, जवाहर सिंह। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गुस्से में जो आदमी रहते थे उनको भी शांत कर देते थे। जलते हुए डैने ये
आशीष सिन्हा। आशीष सिन्हा के जलते हुए डैने हैं। आदमी हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी एक अच्छा आदमी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात इसमें सभी सही है। गुस्से में आदमी, जवाहर सिंह। जलते हुए डैने जो है वो हिमांशु जोशी की रचना है। जलते हुए डैने किसके हैं? हिमांशु जोशी के हैं। आशीष सिन्हा जो है वह एक अच्छा आदमी है। तो आशीष किसको मिलता है? जो अच्छा आदमी होता है। तो आदमी आशीष सिन्हा। जलते हुए डैने किसके हैं? हिमांशु जोशी के। जो जोश में रहेगा तो उसके डैने जलते रहेंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। गुस्से में आदमी को जवाहरलाल नेहरू तुरंत शांत कर देते थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सहज कहानी आंदोलन जो हैं उसके प्रवर्तक हो जाएंगे अमृत राय। तो सहज कौन रहते हैं? जो इंसान अमृत पीता है वो हमेशा सहज रहते हैं। और इसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? तो नासिरा शर्मा, रमेश पन्ना इस दौरे के प्रमुख लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस नवजागरण कालीन नेता ने भारत की एकता कैसे हो इस विषय पर निबंध लिखकर प्रतिपादित किया कि उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। अर्थात उनका मानना था कि अलग अलग भाषाओं से भारत का क्या हो जाएगा? भाषाई विभाजन हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? भारत की एकता कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। और यह निबंध जो है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा यह निबंध लिखी गई थी कि भारतीय एकता कैसे हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बड़े घर की बेटी किनकी रचना है? प्रेमचंद की है। कहानी संयुक्त परिवार के प्रति प्रेमचंद की आस्था को प्रकट करती है। मंत्र एक ऐसी कहानी है जो एक डॉक्टर के व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाने की स्थिति दर्शाती है। तो दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो सी इसका सही जवाब है। अर्थात बड़े घर की बेटी कहानी में दिखाया गया है कि संयुक्त परिवार के प्रति प्रेमचंद की आस्था कितनी अधिक थी। और मंत्र एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक डॉक्टर है जो अपने व्यक्तिगत सुखों को भूलकर अपने सामाजिक दायित्वों इसमें क्या है कि एक डॉक्टर है जो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाता है। ऐसा मंत्र कहानी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न में देखेंगे, वो दुनिया, पराया सुख, फूलों का कुर्ता, ये सारी किनकी कहानियाँ हैं? तो ये सारी किनकी कहानियाँ हैं? यशपाल की। यशपाल जो हैं वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो वो दुनिया, पराया सुख, वो परायों के सुख में अपना सुख समझते हैं। वो हमेशा फूलों का कुर्ता पहनते हैं। ऐसा कौन करते हैं? यशपाल जी। तो यशपाल जी जो है वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, परायों के सुख में अपना सुख समझते हैं और फूलों का कुर्ता का पहनते हैं। तो ये सारी कहानियाँ किनकी है? यशपाल की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छाया संग्रह की कहानियाँ प्रेम वृत्त पर आधारित हैं। रानी सारंधा, आनंदी, मर्यादा की बेटी कहानियाँ मानवीय मूल्यों की स्थापना से जुड़ी हुई है। तो आखिर इनमें से दोनों कथन में से कौन सा सही होगा? तो छाया संग्रह की कहानियाँ जो है वो छाया किनकी कहानी है? प्रसाद की कहानियों का संग्रह है। और इसमें यह जो कहानी संग्रह है वो प्रेम वृत्त पर आधारित है। अर्थात छाया जो है, छाया कहानी संग्रह प्रेम वृत्त पर आधारित है। रानी सारंदा, आनंदी, मर्यादा की बेटी, ये कहानियाँ जो है वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंधी कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है। प्रारब्ध, नाग पूजा, ज्वालामुखी कहानियाँ प्रसाद की है। तो क्या आंधी कहानी जैनेन्द्र की है? नहीं, आंधी कहानी किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। शंकर का प्रसाद अगर आप लोग खाएंगे तो आंधी से भी जूझने की शक्ति आप में आ जाएगी।
शंकर का प्रसाद खाएंगे तो आंधी से भी आप लोग लड़ सकते हैं। तो आंधी किनकी है? जयशंकर प्रसाद की, ना कि जैनेन्द्र की। और प्रारब्ध, नाग पूजा, ज्वालामुखी कहानियाँ प्रसाद की है? तो नहीं, यह कहानियाँ जो है वो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जो कि सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। तो प्रेमचंद की रचनाएं हैं प्रारब्ध, प्रेमचंद नाग पूजा करते थे, ज्वालामुखी को भी देखे थे प्रेमचंद। तो ये सारी कहानियाँ प्रेमचंद की है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सक्रिय कहानी जो है वो 1962 में राकेश वत्स द्वारा, किनके द्वारा? राकेश वत्स द्वारा प्रारंभ हुआ था और मंच पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इसे शुरू किया था। इस दौर की इनकी प्रमुख कहानियां हैं हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। वो क्या बोलते हैं? राकेश वत्स बोलते हैं कि इंसान को सक्रिय रहना चाहिए और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और एक ना एक दिन, वो बोलते हैं कि एक ना एक दिन परिवर्तन अवश्य आएगा। तो राकेश वत्स की 2 कहानियाँ याद रखेंगे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और एक ना एक दिन। तो इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़ी काकी कहानी में वृद्धों की समस्याओं को उभारा गया है, और मुक्ति पथ एक अपराधी के हृदय की परिवर्तन की कहानी है। तो बूढ़ी काकी पहले ये रचना जो है वो किनकी है? तो प्रेमचंद की है। और इसमें क्या किया गया है कि वृद्धों की समस्या को उभारा गया है। किस प्रकार उसके घर में खाने का आयोजन होता है और वो अपने ही घर में खाने के लिए तरसते रहती है। लोगों के जूठे पत्तल को अंत में दिखाता है कि जूठे पत्तल को जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है तो जूठे पत्तल से जाकर वो पूड़ियाँ खाती रहती है। मुक्ति पथ एक अपराधी के हृदय की परिवर्तन की कहानी है। तो हाँ, मुक्ति पथ जो है वो एक अपराधी के हृदय की परिवर्तन की कहानी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुक्ति पथ किनकी रचना है? जैनेन्द्र की रचना है। आकाशदीप, आकाशदीप कहानी किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो आकाशदीप कहानी संग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन? इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यहाँ गलत पूछा है अन्यथा सही पूछा है, तो गलत कथन को चुनना है। यह संग्रह अज्ञेय का है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। अगर शंकर का प्रसाद खाएंगे तो हमें आकाश के दीप नजर आने लगेंगे। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। इसमें संकलित कहानियों में मानसिक द्वंद्व उभर कर आया है, तो ये सही है। संवेदना की दृष्टि से इनमें करुणा और अवसाद की अभिव्यक्ति हुई है, ये भी सही है। इनमें प्रेम एवं घृणा की गहन आवेशमयता की गहरी टकराहट है, तो यह भी कथन सही है। और इसमें गलत पूछा था, तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह अज्ञेय नहीं जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी गद्य क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। प्रेमचंद ने राजा लक्ष्मण सिंह की परंपरा का अनुकरण किया है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी गद्य क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, यह कथन तो सही हो जाए, सही है। लेकिन क्या प्रेमचंद ने उनका ही अनुकरण किया था? तो नहीं, प्रेमचंद ने ठेठ हिंदुस्तानी को साहित्यिक भाषा बनाने का जोखिम उठाया था, जैसे कि आप लोग उनकी रचनाओं में दिखते भी हैं। इन्होंने इस भाषा को इतना विकसित कर दिया कि आगे सामाजिक, यथार्थवादी, समाजवादी परंपराएं इसी भाषा शैली को लेकर चलती रही। तो केवल ऑप्शन 1 सही होगा, अर्थात ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाजेब में पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति और नारी की सजग प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है। खेल कहानी में बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा चित्रित है, तो कौन सा सही होगा? पाजेब कहानी जो है, पाजेब व खेल जो जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, तो पाजेब में बच्चों पर बड़ों की वर्चस्व की कथा चित्रित है और खेल कहानी में
पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति और नारी की सजग प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है, अर्थात ऑप्शन का उलटफेर कर दिया गया है। और ये दोनों कहानियाँ पाजेब और खेल किनकी है? जैनेन्द्र की है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो एक सही है ना दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शंखनाद, पूर्व संस्कार, बौड़म, गरीब की हाय, महातीर्थ, ये सारी जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। तो शंखनाद, पूर्व संस्कार, बौड़म, गरीब की हाय, महातीर्थ, ये सारी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की कहानियां हैं। और प्रतिध्वनि जो है वो जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। शंकर का प्रसाद खाएंगे तो आपको प्रतिध्वनि अर्थात अपनी ही ध्वनि सुनाई देने लगेगी। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? केवल दो सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सचेतन कहानी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हमेशा सचेतन हमेशा सचेत रहते हैं, तो कौन रहते हैं हमेशा सचेत? महीप सिंह। तो 1960 में महीप सिंह द्वारा यह शुरू किया गया था। महीप सिंह की जो एक कील कहानी है वह सचेतन के दौर का एक प्रमुख कहानी है। महीप सिंह की कील कहानी। महीप सिंह क्या कर रहे हैं? कील ठोक रहे हैं। और शैलेश मिटियानी का एक रचना है, उसने नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था, यह भी किनकी किस दौर की है? तो सचेतन कहानी के दौर की कहानी है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। कहानी दिया गया है उलझन, महीप सिंह, उजाले के उल्लू, रामदरस मिश्र, एक व महीप सिंह और दरार वेद शाही। तो उलझन में कौन रहते हैं हमेशा? महीप सिंह जो है वो उलझन में रहते हैं। उजाले के उल्लू किनके हैं? महीप सिंह के। महीप सिंह जो है उजाले में उल्लू को देखते हैं। एक व रामदरस मिश्र, एक वह व्यक्ति है जो सिर्फ राम का दरस करना चाहता है। एक वह व्यक्ति है जो कि सिर्फ राम का दरस करना चाहता है। दरार वेद शाही। तो कौन कौन से सही हो जाएगा? उलझन महीप सिंह का है, दरार वेद शाही का है। तो पहला और चौथा नंबर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीरज सिंह की कहानी करिश्मा में गांव में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व सामंती व्यवस्था के चित्रण के साथ उभरती जन चेतना को भी स्वर दिया गया है। इज़राइल, नमिता सिंह, नीरज सिंह, रमेश बत्रा, असगर वजाहत, सूरज पालीवाल आदि कहानीकार जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, अर्थात इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। नीरज सिंह की कहानी जो है करिश्मा, वह गांव में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, सामंती व्यवस्था के बारे में इसमें दिखाया गया है। जो करिश्मा है वो नीरज सिंह के साथ कहाँ रहने चली गई है? करिश्मा कपूर जो है वो नीरज सिंह के साथ कहाँ रहने चली गई है? गाँवों में। क्या देखने के लिए कि गांव में गरीबी कैसी होती है, वहाँ भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैला हुआ है, सामंती व्यवस्था कैसी है, ये सभी चीज़ों को देखने के लिए। और इज़राइल, नमिता सिंह, नीरज सिंह, रमेश बत्रा, असगर वजाहत, सूरज पालीवाल आदि कहानीकार जो हैं वो जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र है। तो ये तो बिल्कुल सही है। त्यागपत्र किनकी रचना है? जैनेन्द्र की है। इसको मैंने ट्रिक्स से याद भी कराया है जैनेन्द्र की उपन्यासों को, कि जैनेन्द्र ने परख कर सुनीता से शादी किया, फिर भी उसको त्यागपत्र दे दिया, इस प्रकार से। जयवर्धन उपन्यास के लेखक यशपाल हैं? तो नहीं, जयवर्धन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। ट्रिक्स वाले वीडियो में आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, क्योंकि जयवर्धन जो है वह
यशपाल की नहीं अपितु जैनेन्द्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद से पूर्व कहानियों के पात्र परतंत्र एवं लेखकीय आदर्शों के प्रतीक मात्र होते थे। प्रेमचंद ने पात्रों को स्वायत्तता प्रदान की। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियाँ होती थी उनके जो पात्र होते थे वो परतंत्र होते थे और लेखकीय आदर्शों के प्रतीक मात्र होते थे, मतलब वो यथार्थ का बोध नहीं कराते थे। प्रेमचंद ने पात्रों को स्वायत्तता प्रदान की। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ, मतलब प्रेमचंद पूर्व युग की जो कहानियाँ होती थी उनमें रोमानियत, आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी हुई थी। प्रेमचंद युग की कहानियाँ समाज को व्यापक संदर्भों से जोड़ रही थी। तो क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ा है तो आपको पता है कि प्रेमचंद युग की कहानियाँ जो हैं वो समाज को व्यापक संदर्भों से जोड़ रही थी। और पहला जो है, प्रेमचंद पूर्व युग की जो कहानियाँ होती थी उनमें रोमानियत होता था, आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी होती थी। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कहानी है और उनके लेखक है। राखी बंध भाई किशोरी लाल गोस्वामी, गुलबहार वृंदावन लाल वर्मा, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, ग्राम जयशंकर प्रसाद। तो इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे कि राखी बंध भाई, अपने भाई से हम राखी कहाँ बंधवाएंगे? वृंदावन में जा कर के। तो राखी बंध भाई वृंदावन लाल वर्मा। तो पहला का दूसरा ऑप्शन, पहला का दूसरा, तो अर्थात बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? सभी को देख लेंगे। गुलबहार, गुलबहार जो है वो एक किशोरी है। गुलबहार जो है वह एक किशोरी है। प्लेग की चुड़ैल, तो प्लेग की चुड़ैल को भगाने की ताकत किसमें होगी? भगवान में होगी। तो मास्टर भगवान दास। ग्राम, ग्राम के लोग जो है वो शंकर के प्रसाद को बड़े चाव से खाते हैं, उसमें सम्मान प्रकट करते हैं, आस्था प्रकट करते हैं। राखी हम भाई से बंधवाएंगे वृंदावन में जाके, राखी हम भाई को बांधेंगे वृंदावन में जाके। गुलबहार एक किशोरी लड़की है। प्लेग की चुड़ैल को भगवान दास ही भगाएंगे, भगवान ही भगाएंगे। ग्राम के लोग शंकर के प्रसाद के प्रति बहुत आस्था प्रकट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद ने कहानी के उद्देश्य को बदला। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कथा वस्तु तथा विषय वस्तु अपने पूर्व काल की कहानियों से ही लिए हैं। इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इसमें पता है कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है, तो या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो प्रेमचंद ने कहानी के उद्देश्य को बदला, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कथा वस्तु तथा विषय वस्तु अपने पूर्व काल की कहानियों से लिए हैं, तो यह कथन गलत है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को कई तरह से संशोधित किया था। सबसे पहले उन्होंने उद्देश्य को बदला। उनके पूर्व की कहानियों में उद्देश्य जो है वो उपदेश की तरह चिपका रहता था, लेकिन उनकी कोशिश थी कि कहानी जो है वो यथार्थ की सहज प्रस्तुति करे, और यदि उद्देश्य हो भी तो वह रचना प्रक्रिया के साथ बिल्कुल घुल मिल जाए। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने उसमें परिवर्तन किया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है संसार का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन आप लोग जान रहे होंगे। तो संसार के सबसे अनमोल रतन जो है उसमें सबसे अनमोल रतन किसे बोला गया है? तो एक वीर सैनिक का रक्त जिस मिट्टी पे बहा हुआ था उसे एक उठाकर लाते हैं और वो बोलते हैं कि संसार का यह सबसे अनमोल रत्न है। क्यों? कि उसमें एक सैनिक का रक्त मिला हुआ है। आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, दुष्कर्मी किस कहानीकार की कहानियाँ हैं? तो यह किन की कहानियाँ हो जाएगी? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोश में आकर बोलती है जो लोग आहुति देते हैं,
डायरी के नीरस पृष्ठ को रखते हैं, दुष्कर्मी लोग होते हैं तो उनसे मैं घृणा करता हूँ, ऐसा कौन बोलेंगे? ईलाचंद जोशी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी एक विशेषता सहजता है। सचेतन कहानी का शिल्प जो है सपाट और सरल है। इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में महीप सिंह, मनहर चौहान, श्याम परमार, ममता कालिया, हिमांशु जोशी, ये सभी हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये सारे कथन बिल्कुल सही है। सचेतन कहानी के बारे में ये सारे कथन सही हो जाएंगे कि सचेतन कहानी की एक प्रमुख विशेषता उसकी सहजता है। सचेतन कहानी के जो शिल्प है वो सपाट और सरल होते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में महीप सिंह, मनहर चौहान, श्याम परमार, ममता कालिया, हिमांशु जोशी, ये सभी किनके किस आंदोलन से जुड़े हुए? तो सचेतन कहानी आंदोलन से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। मैं जब ग्रामर पार्ट को पढ़ाऊंगी तभी से मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप लोग याद कर ले कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक हो जाएगा? तो घर से अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान में पर संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये सब संबंध में आएगा। तो मेरे घर से, तो इसमें कौन हो जाएगा? अपादान। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें क्रिया के साथ क्या है? विशेषण जुड़ा हुआ है कि लड़का घर तो पहुंचा, पहुंचने का काम हुआ, लेकिन रोते रोते, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है यह। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आपको ध्यान से इसे देखना होगा कि कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो इसमें है कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, मतलब शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। शुरू से ही, तीसरा ऑप्शन पहले होगा तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2-3 बार आप लोग इसे बनाकर और फिर पढ़ के देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को नहीं, एग्ज़ाम में जो भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसे 2-3 बार आराम से पढ़िएगा, एक जगह रफ में लिख कर देखिएगा और उसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा खुद में यह उचित वाक्य है, अन्यथा नहीं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। इसके स्पेलिंग को भी याद रखेंगे, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज बिल्कुल है, पंकज पता है कि ये तो कमल का पर्यायवाची है, जलजात ये भी है, जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? मेघ, बादल, है ना। तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग
चाहिए के अर्थ में होता है। ये सारे क्या है, संस्कृत के शब्द है ना। संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयोग में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, तत्सम। और तद्भव शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ आते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द में कहाँ लगता है, बाद में कि शुरू में। तो प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है, नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय समास। अगर हम लोग इसका विग्रह करते हैं तो नीला है जो उत्पल। तो जिस समास में दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण या उपमेय, उपमान का संबंध होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो यह कौन सी संधि कहलाएगी, यह गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे देव, धन, इंद्र, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, देवेंद्र। मतलब अ और ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गए, तो देवेंद्र। यह किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो राष्ट्र की भाववाचक राष्ट्रीयता। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, क्योंकि यहाँ निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें कुछ पता नहीं। कुछ खाने को ला देना, तो क्या लाना है पता नहीं, तो इसमें किस चीज़ का बोध होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, यानी। यानी जो है वह गलत लिखा हुआ है, इसमें बड़ी ई होनी चाहिए। ये यानी सही है, सूची सही है, शुष्क सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला,